जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में जानेंगे, कवर करेंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन इससे पहले कि वीडियो अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप फेसबुक या यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन, और आपको इसमें सारी प्रीवियस वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ना चाहते हैं हमसे तो सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन टाइप कीजिएगा और आपको इसकी जो वीडियो हैं वो उसकी लिंक उसमें मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में या केंद्रक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, फिर वही चीज़ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जिसके एग्जांपल में आप प्लांट सेल, एनिमल सेल यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका को ले सकते हैं, इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसकी स्थिति आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, ये जो रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में शो कर रहा है न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। ऐसे ही एनिमल सेल में देखिए यानी जंतु कोशिका में देखिए, ये रेड सर्कल न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में ही शो कर रहा है। अब न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन सर ने 1831 में केंद्रक की इन्होंने खोज की थी। लेकिन किस जगह पर? तो याद रखिएगा, जो ऑर्किड्स का पौधा होता है उसमें इन्होंने एक स्पेशल एरिया देखा और जब उन्होंने उसे फाइंड आउट किया तो उसे एरोला या न्यूक्लियस नाम दिया, और ये उस फ्लावर यानी कि उस पुष्प की बाहरी सतह पर यानी आउटर लेयर पर हमें मिला था। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा किस में खोजा गया था, तो ऑर्किड्स में। अच्छा, वही मैं बात करूं कि ये आकार में कैसा होता है, तो गोल या अंडाकार, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। देखिए, ये सेल के अंतर्गत ये आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक दिखाई दे रहा है और ये कुछ गोल या अंडाकार के आकार का आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसमें एक घने गहरे रंग का एक जीव द्रव्य या इसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, वो भरा रहता है। केंद्रक द्रव्य आपको पता है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। इसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर भरा रहता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म आपको दिख गया, जो इसके अंदर है, जो जीव द्रव्य का ही भाग है। अब बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक कोशिका में लगभग एक ही केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका में केंद्रक झिल्ली के द्वारा उससे घिरा हुआ होता है। ये बात याद रखिएगा। ये कोशिका का जो विकास होता है, उसका प्रजनन होता है, उसको नियंत्रण करने का काम भी करता है। इसको एक कमांड सेंटर के तौर पर भी आप ले सकते हो, जो कि कोशिका का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। केंद्रक को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक केंद्रक कला जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक केंद्रक द्रव्य जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप, इसके अलावा केंद्र का यानी कि न्यूक्लियोलस, और क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन थ्रेड। अब देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंने इसकी नेमिंग की हुई है। ये जो आप सबसे आउटर लेयर या आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब सबसे बाहरी क्षेत्र जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आप डायग्राम पे फोकस करिएगा, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जो आपका रिटन वाला पार्ट है वो तो आपके पास होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको याद रखने में मदद करेगा आपका डायग्राम। तो केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर लेयर होती है, वहीं इसके अंदर जो ये पार्ट आप भरा हुआ देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ये जो इसमें धागे दिख रहे हैं वो नहीं, इसके अंदर जो एक गाढ़ा लसलसा पदार्थ भरा होता है उसे बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप। इसके बाद ये जो आपको बहुत ही गाढ़ा या कहना चाहिए एक तरीके से लाल रंग का एक घेरा दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। केंद्रिका हिंदी में और न्यूक्लियोलस इंग्लिश में। जब भी मैं इसे हिंदी इंग्लिश डबल नेम से प्रोनाउंशिएट करता हूँ तो आपको याद रखना है कि मैं दोनों का एक साथ ही नाम ले रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में। तो केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस ये सबसे बीच वाला भाग होता है।
अब इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो थ्रेड देख रहे हैं, ये चौथा पार्ट में जो डिस्कस कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे। ये क्या है इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक एक पार्ट को अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छेद, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो केंद्रक में, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसी से राइबोसोम का आवागमन होता है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सबसे बाहरी या आउटर लेयर होती है, जो कि एक प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही काम करती है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी एक दोहरी झिल्ली की बनी होती है या डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ये झिल्ली लाइपोप्रोटीन के द्वारा बनी एक इकाई कला होती है, याद रखिएगा। किसकी बनी हुई होती है? तो लाइपोप्रोटीन। ये मैं जितने भी फैक्ट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो सकती है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसे। प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य यानी कि सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल आपको जो समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ कि इससे वही पदार्थ आ जा सकते हैं जिसकी इसे ज़रूरत होती है, जिसकी इसे ज़रूरत नहीं होती है वो इसे बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि यह केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। यही अब मैंने अभी बताया कि जो सिलेक्टिव परमेबल है, मतलब कि ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक आपने अभी देखा कि ये कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ होता है। तो कोशिका द्रव्य के बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है उसको नियंत्रण करने का काम भी कौन करती है? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। अब बात कर लेते हैं केंद्रक द्रव्य। देखिए ये सबसे आउटर लेयर आपने जो देखी, ये है केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इसके अंदर जो गाढ़ा लसलसा पदार्थ या मैट्रिक्स भरा होता है, इसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्फ। याद रखिएगा ये सब इसी के नाम हैं। फिर से बता रहा हूँ कि जो केंद्रक है, ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स मतलब जो इसका तरल गाढ़ा पदार्थ है, इसको क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक रस या न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्फ। ये सारे इसके अन्य नाम हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइडी तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसमें क्रोमेटिन धागे यानी क्रोमेटिन थ्रेड, ये देखिए आपको ये जो धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कहलाते हैं क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन थ्रेड। इसके अलावा कुछ एंजाइम, खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट्स, आरएनए, ये आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। आरएनए, राइबोसोम आदि भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्रोमेटिन थ्रेड यानी क्रोमेटिन धागे, एंजाइम्स, खनिज लवण यानी कि मिनरल सॉल्ट्स, आरएनए, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, तो ये सब पाए जाते हैं। अब सबसे बीच की संरचना जो हम देख रहे हैं, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, इसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। केंद्रिका की खोज जो की थी वो सबसे पहले की थी फोंटाना ने। कब की थी? तो 1781 में, 1781 में। लेकिन इसके बाद बोमेन ने इसे दोबारा से खोजा 1840 में और इसे नाम दिया था न्यूक्लियोलस। तो याद रखिएगा जब इसे खोजा था, केंद्रिका को खोजा था फोंटाना ने, तो तब इसे नाम नहीं दिया था केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। इसे 1840 में नाम दिया किसने? बोमेन ने। क्या नाम दिया? न्यूक्लियोलस। कब दिया? तो 1840 में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि केंद्रक के अंदर क्या होती है? केंद्रिका। और ये केंद्रिका किसी भी झिल्ली से नहीं घिरी हुई होती है। याद रखिएगा ये जो केंद्रिका है या न्यूक्लियोलस है, ये किसी भी जगह से, याद रखिएगा, झिल्ली से यानी कि मेम्ब्रेन से नहीं घिरी हुई होती है।
इसी वजह से ये जो केंद्रक द्रव्य है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोप्लाज्म में, इससे सीधे संपर्क में रहती है। ये बात याद रखिएगा। केंद्रका जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ केंद्रक नहीं पाया जाता, तो केंद्रिका क्यों पाई जाएगी, तो बिल्कुल नहीं पाई जाएगी ये। इसके अलावा ये कोशिका विभाजन के समय जब सेल डिवीजन होता है तो भी यह क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अब केंद्रिका में आपसे पूछा जाएगा क्या पाया जाता है। देखिए जैसे कि हमने इसमें पढ़ लिया था न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि कोशिका केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाता है, उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि केंद्रिका के अंदर क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5% यानी कि 5% पाया जाता है। ये डीएनए, आरएनए वगैरह क्या है, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको एक एक करके कवर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे के बारे में। ये जो धागे होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फैलते हैं और एक जाल रूपी संरचना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन रेटिकुलम। आपसे पूछा जा सकता है क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन रेटिकुलम किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो ये क्रोमेटिन के धागे होते हैं जब एक दूसरे को फैलते हैं तो क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन रेटिकुलम बनाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपस में गुथ जाते हैं या कहना चाहिए एक दूसरे से लिपट के बंध जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप इन्हें अलग करेंगे तो ये अलग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ये आपस में गुथे हुए नहीं रहती हैं। बाद में ये आपस में सिकुड़कर एक गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ये देखिए इसको मैंने एक थोड़े से डिफरेंट स्ट्रक्चर में बनाया है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमेटिन धागे हैं। इन धागों में जो आप देख रहे हैं ये होता है डीएनए। इन धागों में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में लिपटा होता है हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही जो हमारे जीन ट्रांसफॉर्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझिए कि ये क्रोमेटिन किससे मिलके बना है, तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। और यही सारे जालिकाएं मिलके क्या बनाते हैं, तो क्रोमोसोम बनाते हैं। याद रखिएगा जो क्रोमेटिन धागे हैं वो जालिका के रूप में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम। एक और देखिए इस पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सेल दिख रहा है, सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक माफ़ करिएगा, ये सेल है यानी आपका कोशिका है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जा रहा है और इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। ठीक है। इसके अलावा मैंने जो बताया कि यहाँ पर जो थ्रेड होते हैं, ये धागे होते हैं, ये धागे मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम किसके मिलके जो क्रोमोसोम है वो किसका मिलके बना है, तो क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किसके मिलके बने हैं, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, ये है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है डीएनए। ये देख रहे हैं आप, डीएनए। और ये डीएनए लिपट जाता है हिस्टोन प्रोटीन में, और ऐसे कई सारे हिस्टोन प्रोटीन को मिलाने के बाद ये निर्माण करता है क्रोमेटिन का। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये है क्रोमेटिन, और यही क्रोमेटिन बनाता है क्रोमोसोम, यानी कि इसे बोलते हैं हम हिंदी में गुणसूत्र। तो फिर से एक बार देख लीजिए, डीएनए लिपटेगा हिस्टोन प्रोटीन से, और हिस्टोन प्रोटीन से लिपटने के बाद एक ग्रुप बनाने के बाद ये निर्माण करेगा क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन यानी कि वही धागे जो अभी मैंने ये आपको दिखा रहा था, ये धागों का निर्माण करेगा। और इन धागों के बाद बनता है क्रोमोसोम। जब ये सिकुड़कर आपस में मोटे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो निर्माण करता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इन सब पे इंडिविजुअल वीडियो आने वाला है। अभी सिर्फ मैं इसको न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के पर्पज से बता रहा हूँ। आपको इसमें डीएनए या आरएनए या हिस्टोन प्रोटीन में अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंडिविजुअल वीडियो में कवर होंगे। अब देखिए केंद्रक के अंदर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है, क्रोमेटिन ही है।
क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन कैसे? डीएनए है वो तो आपको पता ही है, न्यूक्लिक एसिड ही है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन, ये एक क्षारीय प्रोटीन है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कैसा है ये, क्षारीय प्रोटीन है। इसकी वजह से इसे बोला जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। तो क्रोमेटिन धागे भी होपफुली समझ में आ गए होंगे आपको। अब मैं आपको एक वीडियो के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर ये काम करता है। देखिए ये कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं केंद्रक, ये जो केंद्रक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा रहता है। इसके अंदर आप जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगी डीएनए की संरचना। ये जो डीएनए की संरचना है ये क्रोमेटिन बना देती है। ये देखिए ये क्रोमेटिन आपको जो मैं इससे पहले डिस्कस कर रहा था, ये क्रोमेटिन घिरे होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके अंदर, और यही निर्माण करते हैं क्रोमेटिन क्रोमोसोम का, जो कि आपने यहाँ देख लिया है। अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा आपको न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। ये जो केंद्रिका है यहीं से निकलते हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स, ये जो आप न्यूक्लियर पोर देख रहे थे जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था, ये न्यूक्लियर पोर से निकलते हैं राइबोसोम्स, और ये कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और खुली अवस्था में ही तैरते रहते हैं। किसके अंदर? तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर। अब कोशिका द्रव्य के अंदर ये फिरते तो रहते हैं लेकिन कहीं चिपकते भी होंगे। कहाँ जाते हैं? तो देखिए ये जाके चिपक जाते हैं, ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका में चिपक जाते हैं, तो इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाहर बन जाते हैं जिसमें ये राइबोसोम नहीं चिपके होते, उसे कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो होपफुली समझ में आया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका केंद्रक के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ सेल न्यूक्लियस। सबसे पहली चीज तो ये जो वंशानुगत लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ये आपको पता ही है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन का काम भी होता है इसका। जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो केंद्रिका होती है, इसमें प्रोटीन और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका संचयन यानी कि कलेक्शन होके रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या भरा हुआ होता है, तो आरएनए वगैरह भरा होता है, तो ये आप देख चुके हैं। केंद्रक में ही यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, जिसमें मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्पन्न किया जाता है। अब प्रतिलेखन क्या होता है बहुत अच्छे से समझिएगा। जो डीएनए होता है, डीएनए जो डबल हेलिक्स संरचना होती है ना, इसी से जब सिंगल हेलिक्स संरचना यानी कि आरएनए का निर्माण किया जाता है, तो ये आरएनए का निर्माण होता है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए के रूप में, और इसी को बोला जाता है प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो समझिए जब डीएनए से आरएनए बनता है, बहुत सिंपल है, डीएनए से जब क्या बनता है, आरएनए बनता है, और वो आरएनए के किस रूप में आता है, तो एमआरएनए के रूप में आता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और ये काम कहाँ पर होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है। इसके अलावा जो जेनेटिक सामग्री या जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए वगैरह होता है, उसका संचयन भी कहाँ पर होता है, तो केंद्रक में होता है। वहीं जो केंद्रक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो वंशानुगत अणुओं यानी कि डीएनए आरएनए का जो एक्सचेंज होता है वो भी किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन के दौरान भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोलस यानी कि जो केंद्रिका है उससे जो राइबोसोम यानी कि राइबोसोम निकलते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि केंद्रक में ही राइबोसोम का उत्पादन होता है। अच्छा, ये किससे निकलते हुए देखे थे आपने, तो आपने देखे थे केंद्रक छिद्रों से या न्यूक्लियस पोर्स से, और इसी तरह से ये निकलकर पूरी जो कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है उसमें फैल जाते हैं। सो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।